कैसे भी सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करोगे, मेहनत करोगे मेरे भाई। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी यहां पर जुड़िए, ठीक है भैया, एकदम शानदार तरीके से। जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंदर, आज से हम आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक परिचय आपको दिया था, किससे मतलब आपका जो है संविधान होता क्या है, पॉलिटी होती क्या है, किस तरीके से संविधान बना, उन सब चीजों के बारे में कल मैंने आपसे यहां पर चर्चा की थी। तो आज उसके आगे की कहानी पे आपसे बात करने वाले हैं बच्चे। तो मेरे भाई आपकी चैट को मैं गोपनीय कर देता हूं ताकि आप यहां पर संपर्क साध पाएं, ठीक है। तो आप सभी को स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैट आपकी गोपनीय होगी, अब आप सीधी सीधी बातचीत मुझसे कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक बच्चे जो आपके यहां से हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक का नाम भैया क्या है, ये है आपका प्रियम्बल। क्या बोलते हैं इसे? इसे आप बोलते हैं भैया प्रियम्बल, आप कह सकते हैं प्रियम्बल टॉपिक है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, या जिसे आप कहते हैं भैया क्या, इसे आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं, इसे आप प्रस्तावना कह सकते हैं, या मेरे भाई इसी को आप उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसी को मेरे बच्चे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में, अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं तो इस बारे में एक चीज आपको याद रखना चाहिए। इस प्रस्तावना को से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं हम, इसका एक कारण है, क्योंकि इस प्रस्तावना को कहा जाता है बच्चे की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे बच्चे याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई इसे बोलते हैं की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसे आप कह सकते हैं हिंदी में संविधान की कुंजी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया इसे कहा जाता है संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी, कुंजी मतलब होता है चाबी, है ना, वो इसे कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं संविधान की कुंजी या संविधान की चाबी बोलते हैं इस प्रस्तावना को, तो इस बात को कुछ ऐसे समझिए, है ना, इस बात को मेरे भाई कुछ ऐसे समझिए। एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही। ओ भाई समझा, आवाज पूरी आ रही है, तेरे कानों में चेक करा थोड़ा सा। हाँ भैया ये लाठी चार्ज की क्लास है। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, ध्यान से थोड़ा सा फोकस करना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लेते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं कुछ ऐसे मानिए, कुछ ऐसे मानिए, है ना, कुछ ऐसे मानिए कि भैया अगर आपसे बात की जाए, मान लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं भैया ये है आपका ताला, ये आपका मान लेते हैं बच्चे, ये आपका दोस्त, ये मान लेते हैं ये आपके यहां पर कोई ताला है ना, ये आपका कोई ताला है। और इस ताले को खोलने के लिए, इस ताले को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत पड़ेगी। इस ताले को खोलने के लिए मान लेते हैं एक चाबी की जरूरत है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर इस ताले को खोलने के लिए क्या है, एक मान लेते हैं बच्चे क्या है, कुछ इस तरीके से करके आपका यहां पर एक चाबी की जरूरत है ना, एक चाबी की जरूरत है, ठीक है, एक चाबी की जरूरत है। तो ये जो ताला है, मतलब संविधान की कुंजी क्यों कह रहा हूं मैं, आपको समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे यहां पर सही बताना चाहूं तो इस बात को समझिए, ये जो संविधान है, ये संविधान एक ताला है, ये संविधान एक ताला है, और इस संविधान को खोलने के लिए जो चाबी चाहिए, वो चाबी आपकी प्रस्तावना है। वो चाबी आपकी क्या भैया? चाबी आपकी प्रस्तावना है। तो इसे बोलते हैं की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की चाबी, या समझ लो ताले को खोलना है तो चाबी की जरूरत पड़ेगी। ताले को खोलना है मेरे भाई तो चाबी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर बिना चाबी के ताला खोलेंगे तो ताला टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। वैसे ही आपको संविधान को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो उस चाबी को पहले समझते हैं, तभी हम ताला खोल पाएंगे, तभी हम संविधान को समझ पाएंगे। इस वजह से इस टॉपिक से हम यहां पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ भैया गंगोत्री बैच और आपका लाठीचार्ज बैच की क्लास, मैं कॉमन क्लास ले रहा हूं, ये मेरी क्लास है, चिंता मत करिए आपकी, ठीक है भैया। तो ये आपको मैंने बता दिया क्यों हम प्रियम्बल से शुरू करते हैं, क्यों हम प्रस्तावना से शुरू करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब प्रस्तावना से ये क्या हो गया? ओहो एक मिनट यार, ये दूसरी फाइल मैंने डिलीट नहीं की थी आज। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप यहां पर पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। प्रस्तावना की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर मैं बात करूं भैया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या इसे आप कह सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप पढ़ेंगे कि प्रस्तावना आपकी आई कहां से, प्रस्तावना मेरे बच्चे आपकी आई कहां से है, अब उस पर बात करेंगे। तो कहां से आई प्रस्तावना भैया, कहां से आई प्रस्तावना? कोई बच्चा बताएगा कहां से प्रस्तावना आई है ना? तो यहां पर मेरे बच्चे मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले एक डेट, एक तिथि आपको यहां पर याद रखनी है। उस तिथि का नाम बच्चे कौन सा? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 की ये तिथि आपको यहां पर समझनी है। इस तिथि को क्या हुआ है ना, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य संकल्प। याद रखना भैया कौन सा? उद्देश्य संकल्प, याद रखेंगे उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, है ना, नाम से एक प्रस्ताव, नाम से आप याद रखेंगे भैया, नाम से एक प्रस्ताव या एक बिल, एक प्रस्ताव, है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जेएल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जेएल नेहरू द्वारा क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया या संविधान सभा में पेश किया गया। क्या बोलेंगे भैया इसे? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में पेश किया गया, ठीक है, पेश किया गया। मतलब
यहां पर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जो प्रस्ताव है संविधान सभा में रखा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किस तिथि को रखा था, तो आपको मैंने बता दी भैया क्या है, 13 दिसंबर 1946 को। अब इसके बाद आप कमेंट ऑन करो, अच्छा तू कमेंट से पढ़ेगा, पढ़ा मत लिए हैं सर, आप फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी हो। नहीं भाई, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूं, है ना, मैं तो मामूली सा प्राणी हूं, ठीक है, बस विद्यार्थी हूं, पॉलिटी का आपको बेहतर से समझाने की कोशिश करता हूं भैया, इतनी सी बात है, ठीक है भैया। सर आपका कोई जवाब नहीं। मित्र, बंधु, सखा, प्यारे बच्चों, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो यहां पर अब बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, अब बात करेंगे 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। अब यह भी तिथि आपको यहां पर याद रखनी है। क्या है यह तिथि, अब इस पे फोकस करते हैं, है ना, अब इस पे फोकस करते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उद्देश्य संकल्प को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। आप याद रखेंगे संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, याद रखेंगे संविधान सभा द्वारा, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, है ना, क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, या यूं कह सकते स्वीकार कर लिया गया, इस बारे में आपको यहां से पता हो। मतलब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, ये प्रस्ताव जो है संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद एक बात आपको यहां पर याद रखनी है ना, इसके बाद एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, नोट करके चाहे तो आप लोग इसे लिख लेना, क्या लिखना है भैया आपको यहां पर, क्या लिखना है मेरे भाई आपको यहां पर, आप याद रखेंगे इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का संशोधित रूप प्रस्तावना है ना, क्या बोलेंगे भैया, संशोधित रूप, अमेंडेड जो बिल आपका जो एक तरीके से इसका वर्जन है, संशोधित रूप क्या है भैया, प्रस्तावना है या प्रियम्बल है। तो मैंने कहा एक बिल है जो 13 दिसंबर 1940 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से रखा गया बच्चे, कहां पर, संविधान सभा में। किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मेरे बच्चे इसी बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसी बिल को स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, और आगे चलकर यही बिल आपका प्रस्तावना कहलाए। इसका मतलब जो वर्तमान की आपकी प्रियम्बल है, इसका मतलब वर्तमान की जो आपकी प्रस्तावना है, वो मेरे भाई इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वर्जन है। ठीक है भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने आपको प्रियम्बल के बारे में बताया कि भैया इस तरीके से। अब हम पढ़ने वाले क्या क्या, अब उस पर बात करूंगा कि अगर आपने इतना लिख लिया तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाता हूं बच्चे, उम्मीद करूंगा आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब आप यहां पर प्रियम्बल एक बार फिर से हेडिंग डालेंगे दोस्त, एक बार फिर से आप लोग यहां पर हेडिंग डालो, कौन सा, प्रियम्बल। आप यहां से हेडिंग डाल सकते हैं, और इस प्रियम्बल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उस पर एक बार देखेंगे। क्या क्या चीजें मेरे भाई जो यहां पर हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो यहां से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बच्चे इसका ओरिजिन पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई बात करेंगे इसके ओरिजिन को लेकर बात करेंगे, मतलब इसके स्रोत को लेकर आपसे बात करेंगे, किसे लेकर, स्रोत क्या है इसका। फिर बात करेंगे बच्चे इसके नेचर को लेकर बात करेंगे, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, या इसकी बच्चे प्रकृति क्या है, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इस पे बात करेंगे बच्चे। इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, इसका उद्देश्य पे बात करेंगे। ठीक है भैया, फिर बात करेंगे भैया किसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे ना, इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे, या बच्चे इसे कह सकते हैं इसके उद्देश्य क्या है ना, इसके उद्देश्य क्या है उस पे बात करेंगे। उद्देश्य पे बात कर ली भैया, उसके बाद बच्चे इसके इंपोर्टेंट केसेस पे बात करेंगे। इसके बाद करेंगे बच्चे, इसके बाद मेरे भाई बात करेंगे इसके इंपोर्टेंट केसेस पे बात करेंगे ना, इंपोर्टेंट केसेस को लेकर बात करेंगे, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जो केस वगैरह हैं उस पे बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बच्चे अमेंडमेंट को लेकर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे भैया किसके बारे में, इसके बाद आपसे यहां पर चर्चा करेंगे अमेंडमेंट्स को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट्स या यहां पर जो संशोधन वगैरह होते हैं उन संशोधन पे आपसे यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, संशोधन के बाद मेरे भाई आपसे यहां पर बात करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सारी वो बातें हैं जिसपे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, है ना। इस प्रस्तावना में जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, इस प्रस्तावना में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि हम भैया यहां पर ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे नेचर के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, इवन हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, इवन हम आपसे बात करेंगे भैया किसके बारे में, ओ माय गॉड, ठीक है, इवन हम बात करेंगे इंपोर्टेंट केसेस के बारे में। तो ये सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले प्रियम्बल में, ये सारे बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। ये एक तरीके से पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा मेरे भाई, पूरा का पूरा आपका क्या है, वो सारी चीजें हैं जो प्रस्तावना में हम आगे करके चर्चा करेंगे। पहले ये बात करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। ये पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको बता दिया, इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, समझे भैया, ओके, वेरी गुड। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। एक बच्चा अगर दिल्ली पुलिस के ले सकते हैं, ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, है ना भैया। दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम, कोई किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं मेरे भाई, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए। तो अब आप सबसे पहले जो यहां पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो आप यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले आप देखेंगे आपसे ओरिजिन को लेकर बात करूंगा, स्रोत को लेकर बात करूंगा। ठीक है, तो इसका जो स्रोत है, इसका जो ओरिजिन है, अब उस पर बात करेंगे।
मेरे भाई अगर मैं इसके ओरिजिन को लेकर आपसे बात करूं, ओरिजिन को लेकर बात करूं या इसके स्रोत को लेकर बात करूं, प्रियम्बल के ओरिजिन को लेकर बात करूं, तो इसमें क्या मतलब भैया? आपने प्रस्तावना को कितने बच्चों ने खुद से पढ़ा है भैया? कितने बच्चों ने खुद से प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश की है ना? कितने बच्चों ने खुद से प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश की है बच्चे? अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। यही तो प्रस्तावना है। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से इसकी शुरुआत होती है। समझ रहे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहीं से प्रियम्बल की शुरुआत हुई है दोस्तों। तो इसके ओरिजिन को लेकर मैं बात करूं बच्चे, तो इसका ओरिजिन है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वो शब्द है जहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। मतलब इसे कह सकते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कह सकते हैं मेरे भाई, हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां से प्रस्तावना की शुरुआत हुई। इसका स्रोत का मतलब क्या होता है कि कहीं से एनर्जी मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं छोटा सा, मान लेते आप में से एक बच्चे का नाम है दीपक दास, आप में से एक बच्चे का नाम है दीपक दास। ये नालायक निकम्मा नाकारा बच्चा है, मतलब ऐसा है नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है, मार्केट में किसी से इसका झगड़ा हो गया है ना, झगड़ा करने के बाद उनसे कह रहा रुक जाओ, आधे घंटे रुकिए, यहीं आधे घंटे रुकिए, आधे घंटे बाद मिलूंगा तुझसे, आधे घंटे बाद बताऊंगा तो यहीं मिलना। अगर दीपक के अंदर पावर होती, दीपक के अंदर ऊर्जा होती, तो आधे घंटे बाद क्यों अभी देख लेता व्यक्ति, तुरंत फैसला होता। लेकिन पता है कि खुद के अंदर कुछ है नहीं, आधे घंटे बाद कहीं से एनर्जी मिलेगी, कहीं से ऊर्जा मिलेगी। वो कहां से मिल रही है? हो सकता है चचा विधायक हो, पिताजी प्रधान जी हो, ताऊ प्रधान जी हो सकता है दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप हो, है समझ रहे, या कुछ गुंडों को जानता हो, तो कहीं ना कहीं से आधे घंटे बाद ऊर्जा मिलेगी। कोई अगर कोई बहुत बड़ी बात बोल रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी, कोई काम कर रही होती है ना, कोई एनर्जी मेरे भाई काम कर रही होती है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि इस संविधान निर्माता जो थे हमारे, शुरुआत में 389 मेंबर थे, बाद में 299 संविधान सभा के सदस्य थे। इन संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, संविधान सभा के सदस्यों को संविधान बनाने की जो ऊर्जा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो पावर मिल रही है, वो कहां से मिल रही है? इस बात को आपको समझना है। तो बताएगा कोई बच्चा? तो ये मिल रही है भारत के लोगों से, है ना। अब ये शब्द यहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया भैया, भारत के लोग, है ना? सर जी एक बात पूछनी थी, एक नहीं भैया आप दो पूछिए, है ना। तो अगर गलती से किसी का जवाब मैं यहां पर देने से भूल जाता हूं, क्योंकि यहां पर कमेंट बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं, बहुत स्पीड से, मतलब मैं कोई कोई कमेंट पढ़ पाता हूं, है ना, फिर भी कोशिश करता हूं पढ़ने की। तो अगर मान लेते किसी का बहुत जरूरी कोई इस तरीके की कोई कमेंट वगैरह है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, हरेंद्र सर ऑफिशियल के नाम से, है ना, हरेंद्र सर ऑफिशियल के नाम से मेरे भाई। तो मैंने आपसे कहा बच्चे वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें एक और कारण बच्चे इसका बताया जाता है। ये कारण क्या है इसका? तो संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीय द्वारा संविधान बनाया गया। संविधान मतलब ये आप याद रखेंगे, जो संविधान है, जो संविधान है भैया, संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है। ये कहा जाता है किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा निर्मित है। पहली बात तो इस बात को याद रखेंगे, भारतीयों द्वारा निर्मित है। दूसरी बात, ये जो संविधान है इसके बारे में याद रखना, स्वयं ही स्वीकार किया गया है, स्वयं ही स्वीकार किया गया, स्वयं ही स्वीकार किया गया, खुद ने ही खुद स्वीकार कर लिया। यहीं पर बच्चे खुद को ही समर्पित है ना, खुद के ऊपर ही लागू है, याद रखेंगे, स्वयं को ही समर्पित है, स्वयं को ही मतलब भारतीयों को ही समर्पित है, भारतीयों को ही समर्पित है, ठीक है। और बच्चे स्वयं पर ही लागू होता है ना, स्वयं पर ही क्या होता है भैया? लागू होता है। तो सीधी सी बात है कि हम भारतीयों ने ही बनाया है, खुद को ही समर्पित किया है, खुद के द्वारा ही लागू हुआ है, खुद पर ही ये सारी चीजें। तो इस वजह से हमने कहा कि पूरी की पूरी ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? वो भारत के लोग ही है, वो भारत के लोग ही है। सीधी सी बात है ये। सर जी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? आपसे इतने बड़े उसमें पीडीएफ नहीं ढूंढी जा रही भैया। जहां पर आप क्लास जाते हैं, माई कोर्स में जाएंगे, अपने कोर्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर कंटेंट का ऑप्शन आएगा, कंटेंट पे क्लिक करेंगे, आपको जो है पूरी की पूरी मतलब फोल्डर मिल जाएंगे सारे के सारे। उसमें फोल्डर मिलेगा पॉलिटी बाई हरेंद्र सर या पॉलिटी, उस पर क्लिक करेंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक ऑप्शन आएगा व्यू का, वॉच का, एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ का, वहां से मिल जाएंगी। वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद फिर पीडीएफ के होम पेज पाइए, ऊपर जो 3 बने हुए हैं उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। 50 तरीके हैं, लेकिन तुम्हारा क्या है? सर्च नहीं करना, ढूंढना नहीं है, रेडीमेड पका पकाए कोई बता दे कि यहां से मिलेगी, है। अभी किसी का पासवर्ड हैक करना हो ना, तुरंत हैक कर लोगे। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के भाई साहब तुम वाईफाई का पासवर्ड तोड़ लो किसी का, पर नहीं, पीडीएफ ढूंढना बड़ा टास्क है, कूट दूंगा नालायक को। तो ये तो पहले हमने क्या देखा भैया? पहले हमने देखा ओरिजिन, अब देखेंगे नेचर, इस प्रस्तावना का नेचर कैसा है, और इस प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का नेचर हमें पता चलता है। तो यहां पर आप हेडिंग डाल दो नेचर ऑफ प्रियम्बल। अब मेरे बच्चे आप लोग यहां पर हेडिंग डाल दो क्या? नेचर ऑफ प्रियम्बल। नेचर ऑफ प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना का जो नेचर है वो क्या है?
प्रस्तावना की जो प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है ना, प्रस्तावना की जो प्रकृति है, जो नेचर है वो कैसा है, अब उस पर बात करेंगे। तो जब इसके नेचर को लेकर मैं आपसे यहां पर बात करूंगा मेरे भाई, इसके नेचर को लेकर आपसे यहां पर बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या है इसका नेचर। तो कुछ एक शब्द है जो इसके नेचर को दर्शाते हैं, कुछ एक शब्द है मेरे भाई जो इसके नेचर को दर्शाते हैं। कौन कौन से शब्द भी है? तो सबसे पहला वर्ड है बच्चे कौन सा? संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। दूसरा शब्द भी है कौन सा? समाजवादी, संप्रभुता, समाजवादी, या एक तरीके से आप यहां पर हाँ चलो इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो पहले, इंग्लिश में बाद में लिखवा दूंगा। समाजवादी, फिर आपका बच्चे कौन सा? पंथनिरपेक्ष, फिर आपका पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, फिर आपका बच्चे अगला शब्द है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक, ठीक है। फिर आपका अगला शब्द मेरे भाई कौन सा? गणराज्य, अगला शब्द मेरे भाई कौन सा? गणराज्य, ठीक है। तो अगर पंथनिरपेक्ष संप्रभुता की बात करूं बच्चे, इसे आप क्या बोलेंगे? सोवरन आप इसे बोलते हैं, सोवरन बोल देते हैं या सोवरेनिटी कहा जाता है। समाजवादी मतलब एक तरीके से सोशलिस्ट आप इसे कह सकते हैं, कौन सा? सोशलिस्ट आप इसे कह सकते हैं। पंथनिरपेक्ष मतलब इसे आप सेकुलर कह सकते हैं, इसे आप सेकुलर कह सकते हैं। लोकतांत्रिक मतलब आप इसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, आप इसे डेमोक्रेटिक, आप इसे कह सकते हैं, कौन सा? डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। गणराज्य मेरे भाई मतलब इसे आप रिपब्लिक कह सकते हैं, भैया आप इसे क्या बोल सकते हैं? रिपब्लिक आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको यहां पर क्या बताया? मैंने सबसे पहले आपको बताया नेचर ऑफ प्रियम्बल के बारे में, कि ये वो शब्द हैं जो प्रस्तावना की प्रकृति बताते हैं। देखो होता क्या है दोस्त, है ना, समझे भैया? इंग्लिश में लिखो प्लीज सर जी, ये फारसी में लिखा। अबे तुम ना एक तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले ना ज्ञान कहीं और पेला करो, ठीक है ना, कूट दूंगा मैं पकड़ के, ठीक है। मुझे ना तो इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है ना हिंदी में लिखने में दिक्कत है, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा, मैं स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूं, तो इंग्लिश वाला ज्ञान इतना मत दो, समझ गए? क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम का होने के बावजूद भी चीजें हम दिन भर हिंदी ही बोलते हैं, समझ में सब आता है, सिर्फ टर्म की समस्या होती है कि इसे क्या बोलते होंगे। बाकी सब बोलचाल तुम अंग्रेजी में कोई ना कर रहे, इतना मैं भी जानूं, इतने घड़े अंग्रेजी बोलने वाले होते, तुम यहां पे जो समझ रहे हो कुछ और बेहतर सा कुछ कर रहे होते हैं। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, और ओवर स्मार्ट क्लास में बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई पे फोकस करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं दोनों में कोशिश करता हूं। अगर इंग्लिश में बोल देता हूं तो हिंदी में समझा देता हूं, इंग्लिश में कोई लिखा है तो उसे हिंदी में बोल देता हूं। कान और आंख दोनों खुली रखो। आंखों से अगर कोई हिंदी में शब्द दिख रहा है तो कानों से मैंने सुनना, वो इंग्लिश में बोला होगा। इंग्लिश में अगर कोई शब्द दिख रहा है तो कानों से ध्यान से सुनना, मैंने हिंदी में वो बोला भी होगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई पे फोकस, समझने पे फोकस करो, है ना। इस चीज पे नहीं कि अच्छा अरे यार यू ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। अरे कमियां बताते बताते, इन सब चीजों में देखते देखते तो जीवन गुजर गया, इस लेवल पे पहुंच गए, है ना। फॉलो बैक मिलेगा इंस्टा पे? हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, ठीक है। नालायक को जल्दी से पढ़ाई पे फोकस करते हैं। चलो, तो पहला शब्द मेरे भाई आपके सामने यहां पर आ गया, पहला शब्द आपके सामने यहां पर आ गया बच्चे, कौन सा? पहला शब्द आपका संप्रभुता। पहला शब्द बच्चे कौन सा? संप्रभुता। तो पहले इसी शब्द को समझ लेते हैं भैया, पहले सबसे पहले इस पहले शब्द को ही समझ लेते हैं। इस पहले शब्द का आपका यहां पर क्या मतलब है? इस पहले शब्द का आपका यहां पर क्या मतलब है? अब हम इस शब्द पे आपका थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इस शब्द पे आपके यहां पर फोकस कर लेते हैं। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है भैया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, सबसे पहले देखेंगे आपका कौन सा? संप्रभुता शब्द आप यहां पर देखेंगे भैया, कौन सा? संप्रभुता शब्द पे आप यहां पर फोकस करेंगे। संप्रभुता, या जिसे आप कह सकते हैं कौन सा? आप सोवरन यहां से कह सकते हैं, है ना। तो सोवरन करने को लेकर अगर मैं बात करूं, संप्रभुता शब्द की अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, तो संप्रभुता शब्द का मतलब क्या है? कोई बता सकता है ना। अच्छा, नेचर का मतलब समझ गए ना, जैसे अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। जैसे किसी का नेचर होता है कि मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो घर वाले तमाम डांट सुना रहे, उसे नकारा, निकम्मा, नालायक, पढ़ता नहीं, घूमता रहता है, मैच खेलने चला जाता है ना, लाइब्रेरी नहीं जाता पढ़ने के लिए, उसे डांट सुना रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाना खा रहा आराम से, इस कान से सुना, इस कान से निकल रहा है, ये उसका नेचर है। किसी का नेचर है ना, तुरंत रोने लग गया। किसी का नेचर है, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, जैसे बचपन में मेरे साथ होता है, मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे, है ना, कोई कुछ फालतू बोल दे थोड़ा सा, फिर मुझे सीधे या तो उसकी नाक दिखाई देती थी, या फिर कुछ आसपास में डंडा, लोहा, लकड़ी, डंडा, कुछ भी पत्थर जो मिल जाए मैं उठा के सीधे मार देता था। बाद में देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। तो वैसे ही हमारी प्रस्तावना का क्या नेचर है उसके बारे में आपसे बता रहा हूं, उसके बारे में आपसे बता रहा हूं, है ना। समझे भैया, समझे भैया। तो मेरे भाई अगर मैं संप्रभुता को लेकर बात करूं, मेरे बच्चे संप्रभुता को लेकर आपसे यहां पर बात करूं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, है ना। इसे आप क्या बोलते हैं भैया? इसे आप बोलते हैं निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आप इसे क्या बोलते हैं? निर्णय लेने की स्वतंत्रता आप इसे बोलेंगे। निर्णय लेने की स्वतंत्रता आप इसे कह सकते हैं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। मतलब आप इसे कह सकते हैं फ्री डिसीजन मेकिंग पावर। इसे आप बोल सकते हैं फ्री डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर कह सकते हैं, फ्री डिसीजन मेकिंग पावर आप इसे कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, मतलब निर्णय, हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। सीधी सी बात है ये, सीधी सी बात है ये। तो मेरे भाई जब निर्णय की हम बात करें, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर की बात करें, तो निर्णय कैसे, निर्णय भाई, निर्णय कैसे भाई, क्या हम इसमें निर्णय, क्या देश इस बारे में निर्णय लेगा कि भाई मान लेते हैं कि सहवाग सुबह उठकर नाश्ते में जो है क्या खाएंगे, है ना, डिनर में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, ये तो आपके निर्णय हो सकते हैं ना। देश के संदर्भ में देश किस प्रकार के निर्णय लेगा।
तो दो प्रकार के निर्णय हैं जो देश आपके यहां पर ले सकता है, दो प्रकार के निर्णय हैं जो देश यहां पर ले सकता है। कैसे कैसे निर्णय? एक तो आपके कुछ आंतरिक निर्णय हो सकते हैं, है ना, इंटरनल डिसीजन आपके हो सकते हैं, या कुछ आंतरिक निर्णय हो सकते हैं, कुछ आंतरिक निर्णय हो सकते हैं, समझे भैया। और कुछ बच्चे आपके विदेश नीति से संबंधित निर्णय हो सकते हैं, कुछ बाह्य निर्णय जिसे बोल सकते हैं विदेश नीति से संबंधित, है ना, विदेश नीति से संबंधित कुछ निर्णय हो सकते हैं। दो प्रकार के निर्णय हैं जो देश आपके यहां पर लेगा। अब ये दो प्रकार के निर्णय कौन कौन से भी है, इसे भी एक बार देख लेते हैं, इसे भी एक बार देख लेते हैं, इसे भी एक बार देख लेते हैं। आंतरिक निर्णय में क्या क्या चीज आएंगी? हमारा देश कुछ चाहे आपका इसमें आपके आर्थिक निर्णय आ सकते हैं भैया। आर्थिक निर्णय मतलब इकोनॉमिक डिसीजंस। सामाजिक निर्णय मतलब सोशल डिसीजंस ले सकता है, सोशल डिसीजन, सामाजिक निर्णय। यहीं पर बच्चे आपका कौन सा, यहीं पर आपका पॉलिटिकल निर्णय हो सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल निर्णय मतलब राजनीतिक निर्णय आपके हो सकते हैं भैया, राजनीतिक निर्णय हो सकते हैं, या कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस आपके यहां पर हो सकते हैं, या कुछ रिलीजियस धार्मिक निर्णय भी हो सकते हैं, है ना, कुछ रिलीजियस या मेरे भाई क्या बोलेंगे धार्मिक निर्णय भी हो सकते हैं, या एटसेट्रा। ये हमारे देश की अंदर की बात है। हम अपने देश के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कैसे भी निर्णय देश हमारा ले सकता है। मान लेते हैं, ऐसा मान के चलिए, ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं भारत सरकार कोई कृषि कानून लेकर आई, है ना, और पाकिस्तान हमसे कहे कि यार तुम कृषि कानून गलत लेकर आए, इसे मत लेकर। तू है कौन, है कौन, तू होता कौन है भाई हमारे देश के निर्णय के बारे में कुछ बोलने वाला? हाँ ठीक है, हमारी सरकार का हमने विरोध किया, हमारी जनता ने विरोध किया, सरकार ने बात सुनी भी, सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया, कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया। तो हमारी आपसी बात है यार, हमारी सरकार, हम विरोध करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देखो, हमने साथ भी दिया सरकार का, कृषि कानून पर विरोध भी किया, हमारी सरकार भाई हमारे। हाँ तुम बोलोगे हम मोदी जी का खूब विरोध करेंगे, हमारी मर्जी भाई, हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन मालदीव वालों अगर तुम फालतू बोलोगे, टर्की वालों तुम फालतू बोलोगे, तो तुमसे नहीं सुनेंगे भाई, हमारे घर का मामला है, हम विरोध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे नहीं सुनेंगे, सीधी सी बात। यह है मेन चीज। तो मैंने कहा बच्चे, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता मतलब आंतरिक निर्णय। हमारा देश अपने आंतरिक निर्णय बच्चे स्वतंत्र रूप से ले सकता है, कोई बाह्य शक्ति इस पर दबाव नहीं डालेगी। ऐसे ही हमारा विदेश नीति से संबंधित, तो यहां पर क्या है, रक्षा संबंधित निर्णय। कैसे भैया? रक्षा संबंधी निर्णय कह सकते हैं मेरे भाई, कैसे? रक्षा संबंधी, डिफेंस से संबंधित, मतलब हम जिससे चाहे, जिस देश से चाहे, है ना। गुरुजी एक बात बोलनी थी तुमको, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। तो कुल मिलाकर रक्षा संबंधी, डिफेंस, भाई हमारी मर्जी, हम राफेल जिससे खरीदें, हमारी मर्जी, हम बच्चे मेरे भाई ऐसे राफेल जिससे खरीदें, हम भैया सुखोई खरीदें, हम भाई किसी और से कुछ और सामान खरीदें, जिससे जो चाहे वो हथियार खरीदेंगे, हैं। हम S-400 भी खरीदेंगे, हम ऐसे नहीं कि तुमसे ही खरीदेंगे ना भाई, हमारी मर्जी, स्वतंत्र है जी हम, ये है ना। दूसरी बात रक्षा संबंधी हो गया, और दूसरा संधि समझौता। जिस देश के साथ हम संधि करना चाहें हमारी मर्जी है, जिस देश के साथ हम समझौता करना चाहें वो भी हमारी मर्जी है। इसके अलावा हम बच्चे किस देश को अपना मित्र राष्ट्र बनाएं, किस देश को अपना मित्र राष्ट्र बनाएं, किस देश को अपना शत्रु राष्ट्र बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इस शब्द को संप्रभुता शब्द पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा निर्णय लेने की स्वतंत्रता देश के संदर्भ में, तो हमारा देश अपने इंटरनल निर्णय हो चाहे विदेशी निर्णय हो, ये इसे लेने के लिए स्वतंत्र है। या एक शब्द में इस शब्द को मैं डिफाइन करना चाहूं, इसे कह सकते हैं भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। मेरे बच्चे अगर इसे एक शब्द में आपको डिफाइन करना चाहूं, एक शब्द में इसे किस तरीके से बुला सकते हैं, इसे एक शब्द में बुला सकते हैं क्या, कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति। इसे आप कह सकते हैं कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति, भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति, भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति, आंतरिक तथा विदेश नीति, है ना। विदेश नीति बच्चे क्या होगी, विदेश नीति स्वतंत्र होगी, ठीक है भैया, स्वतंत्र होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। तो इस पहले शब्द को उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मतलब फ्री फॉरेन एंड इंटरनल पॉलिसी। आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं फ्री इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं। तो यह है इस बात का निचोड़। पहले शब्द का, सोवरेन शब्द का मतलब है कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। यह मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? यह पहला शब्द समझाया सिर्फ मैंने। अब दूसरे शब्द की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि इंटरनल निर्णय कौन से होते हैं और फॉरेन पॉलिसी से संबंधित निर्णय कौन से होते हैं। डिफेंस आपका कोई भी बच्चे एक तरीके से संधि समझौता हो, कुछ भी हो। थैंक यू सो मच सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ओके, लव यू मेरे भाई। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब दूसरा शब्द समझेंगे जिसे बोलते हैं सोशलिस्ट। अब दूसरा शब्द यहां पर समझेंगे जिसे आप बोलते हैं सोशलिस्ट। क्या बोलते हैं भैया? इसे आप दूसरे शब्द को आप यहां पर बोलेंगे सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखें? अब तक क्या कर रहे थे, हाथ पाथ करके बैठे थे। इसमें क्या लिखे, मतलब क्या कर रहे थे? अब तक अंडे दे रहे थे। अबे गधो, ये जो लिखा था वही तो लिखना था। इसका निचोड़ एक शब्द में लिखना था, तो ये भी बता दिया मैंने, है ये भी बता दिया। और कैसे कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे हाथ से अपने हाथ से लिख के जाऊं? छोटा बालक है तू, दूध पीता बालक है। कहता ही ऐसे पहली क्लास के बालक बन जाओ।
हाँ यार, कूट तुम्हारा पकड़ के। अब पूछ रहा पूरी रामायण खत्म होगी है, और फिर कोई कहे राम कौन थे। चलिए समाजवादी, अब बात करेंगे इसकी समाजवादी की। अब बात करेंगे किसके बारे में, समाजवादी। समाजवादी मतलब इसे आप बोलेंगे सोशलिस्ट, इसे आप बोलेंगे सोशलिस्ट, इसे आप कह सकते हैं समाजवादी या सोशलिस्ट। अब अगर मैं बात करूं बच्चे समाजवादी या सोशलिस्ट की, अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं, समाजवादी या सोशलिस्ट की अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, ठीक है, समझे मेरे भाई। तो इस समाजवादी शब्द की बात करूं मेरे भाई, समाजवादी का देखो, समाजवादी बहुत प्रकार का समाजवाद होता है, बहुत प्रकार का। लिख लिए सर, हाँ तब अच्छी बात है। समाजवाद बहुत प्रकार का होता है। समाजवाद के बारे में कहा जाता है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे बहुत सारे लोगों ने पहन लिया और सबने अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया। ठीक है, समझाऊं आपको इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं आप में से एक बच्ची का नाम है काजल, है ना, आप में से एक बच्ची का नाम है काजल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप में से एक बच्ची का नाम है काजल। और अगर मैं काजल के बारे में आपसे बात करूं, या काजल के बारे में बात करूं, तो काजल के घर में एक छोटी बच्ची है ना, 7 साल की, 7-8 साल की कोई छोटी बच्ची है ना, इनके घर में, काजल के घर में। अब सर्दियों का मौसम, काजल, उस छोटी बच्ची ने कोई कैप वगैरह है वो लगाया हुआ था, वो वुलन कैप आते हैं ना, ऊन के जो कैप आते हैं, है ना, समझ भैया। अब वुलन कैप इन्होंने ओढ़ा हुआ था इस बच्ची ने। अब काजल ने उससे सुबह सुबह जो है उसके सिर पे से उतार दिया, खुद पहन लिया। काजल को बड़ा मजा आता, अच्छा बेड एकदम टाइट, सिर पे एकदम फिक्स आ रहा है एकदम, है ना, कोई हवा हुआ नहीं घुस रही है ना। मैंने काजल से पूछा, काजल बेटा ये कैप कैसा लग रहा है। काजल का सर एकदम मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया कैप है, एकदम ना टाइट आ रहा है सिर पे, हवा अंदर जा ही नहीं रही बिल्कुल भी। मैं कहा बहुत बढ़िया। और काजल ने नहीं उतारा पूरे दिन वो। सर जी काजल को नहीं, अरे आप ही में से एक बच्चे का नाम उठा लिया मैंने सामने से। अब काजल ने पूरे दिन कैप पहना, और कैप पहनने के बाद शाम को उस बच्चे को वापस कर दिया। अब वो ढीला हो गया, पूरे दिन पहना था। अब बच्ची ने जैसे बोला हवा में पूरा ऐसा फिरकनी सी बना दो उसकी, ऐसे घुमा दो पूरा। मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा ये कैप कैसा लग रहा है। बोले यार भैया बहुत बुरा है कैप, ऐसा पूरा काजल दीदी ने ढीला कर दिया, यहां से भी हवा जा रही है, वहां से भी हवा जा रही है। अब सोचिए कैप वही है, कैप वही है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। काजल ने उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उस छोटी बच्ची ने उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। इसका मतलब वैसे ही समाजवाद है। समाजवाद भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनाया, अपने हिसाब से डिफाइन किया, अपने हिसाब से परिभाषा, अपने हिसाब से डाल लिया। समझे सर जी लाठीचार्ज क्लास है ना, आधे घंटे बाद और आता तू, आधे घंटे बाद और आता तू, जल्दी आ गया मेरे भाई लाठीचार्ज, तू मेरे भाई बहुत जल्दी आ गया। आधे घंटे बाद आना चाहिए जब क्लास खत्म हो जाती। मैं कूट ना दूं तुम्हें, कोहनी ना मार दूं कहीं। अब 9 बजे क्लास हो जाए भाई, तड़के तड़के टाइम से पहुंच जाकर सुबह 9 बजे। तो समाजवादी शब्द, अब मुद्दे पे आते हैं। तो समाजवाद तो बहुत प्रकार का है भाई, तो हमें जो समझना है वो केवल भारतीय समाजवाद समझना है। हमें समझना कैसा भैया, हमें केवल यहां पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भारतीय समाजवाद के बारे में, या इंडियन सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे, भारतीय समाजवाद के बारे में बात करेंगे, है ना, भारतीय समाजवाद, या जिसे आप कहते हैं इंडियन सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। इंडियन सोशलिज्म के बारे में आपसे यहां पर हम चर्चा करेंगे मेरे भाई, इंडियन सोशलिज्म के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इस भारतीय समाजवाद के बारे में, है ना भाई, समाजवाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय समाजवाद। और भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है, भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है मेरे भाई, तो इस भारतीय समाजवाद को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारतीय समाजवाद को कहा जाता है मेरे भाई क्या, इसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसे कहा जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब इसे कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। अभी तो नाम पे चल रहे हैं हम, लोकतांत्रिक समाजवाद मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। अब मैंने कहा समाजवादी शब्द पढ़ने से पहले आपको पता हो हमें केवल भारतीय समाजवाद पढ़ना है, और भारतीय समाजवाद में कैसा समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लेकिन मेरे भाई इस लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद का अगर मैं मोटिव आपसे बात करूं, है ना, तो इसका जो मोटिव है इस लोकतांत्रिक समाजवाद का, जो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मोटिव अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उद्देश्य होता है, समाजवाद, हर एक समाजवाद का मोटिव है वेलफेयर स्टेट का निर्माण। क्या बोलेंगे भैया, वेलफेयर स्टेट बनाना, या यूं कह सकते कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या बोलेंगे भैया इसे, कल्याणकारी राज्य बनाना, या कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यही भैया इसका उद्देश्य है। इस भारतीय समाजवाद का मोटिव है कल्याणकारी राज्य बनाना। अभी कल्याणकारी मतलब जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो मेरे भाई। अच्छा जी, कैसे होगा सबका कल्याण, कैसे होगा सबका कल्याण, तरीका क्या है भैया इसका। तो मेरे भाई इसका अगर मैं तरीका आपसे बात करूं, इसका तरीका क्या होगा सबका कल्याण करने का, तो आप यहां पर एक बात लिखेंगे कि नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। यहां पर जो तरीका है भैया क्या है, यह है नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी, है ना, पावर एंड मनी मेरे भाई आप यहां से याद रखेंगे, पावर एंड मनी मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, इसे हिंदी में लिख सकते हैं शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोककर, शक्ति तथा धन
शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोक कर, है ना, संकेंद्रण को रोक कर, ठीक है, रोक कर, ठीक है। अब इसे समझा देते हैं, थोड़ा समय इसे समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सबका कल्याण कैसे होगा, इसका तरीका क्या है। तो मेरे भाई इसके तरीके को लेकर बात करेंगे कि कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, मनी का, धन का कंसंट्रेशन ना हो मेरे भाई, शक्ति का कंसंट्रेशन ना हो। इस वजह से जरूरी है बच्चे आपका कौन सा समाजवाद। शक्ति और धन मतलब ऐसा ना हो कि पावर किसी एक ग्रुप के पास सीमित हो जाए। पावर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मान लेते हैं बच्चे सत्ता में पावर में सत्ता में एक ही परिवार एक ही ग्रुप ना हो। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर लंबे समय तक जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता में रहा, ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए लोकतंत्र है भारत के अंदर, लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, एक समय के बाद लोग बोर हो ही जाते हैं, कितना ही अच्छा काम कर लो। तो इसलिए बच्चे याद रखेंगे कि यह कोशिश करनी चाहिए यहां पर बच्चे सरकार जब एक तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो जाए, वरना तानाशाही हो जाएगी, वरना बच्चे एक तरीके से अपनी मन मर्जी चलाने लगेंगे लोग। तो इस वजह से पावर जो है रोटेट होती रहनी चाहिए, रोटेट होती रहनी चाहिए लोकतंत्र में। या बच्चे तरीके से भारतीय समाजवाद का मोटिव है कि लोकतंत्र भी हो, पावर एक जगह सीमित ना हो, और दूसरा धन भी एक जगह सीमित नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाटा बिरला अंबानी इन्हीं के पास सारा पैसा चला जाए और बाकी आम जनता भूखी मरती रहे। लेकिन ऐसा हो तो रहा है, ऐसा हो तो रहा है मेरे भाई। अगर हो रहा है तो सरकार इसे कम करने के लिए क्या करेगी भाई। शक्ति के कंसंट्रेशन को रोकने के लिए तो चुनाव होते हैं, धन का कंसंट्रेशन रोकने के लिए, धन एक जगह जमा ना हो उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए क्या करती है। तो मेरे भाई उसके लिए क्या करती है सरकार, क्या करती है, जिनकी आय बहुत ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स लगाती है, ज्यादा टैक्स लगाती है ना। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं जो नीचे हैं, जिनकी आय बहुत कम है या जिन जो बिल्कुल खत्म स्थिति में है, उनके साथ क्या कहा जाता है, आपको थोड़ी आर्थिक सहायता देंगे, थोड़ी और सब्सिडी देंगे, है ना, आपको कुछ छूट देंगे। तो इस गैप को कम करने का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओ माय गॉड, ठीक है, इसे बोलेंगे धन और शक्ति के संकेंद्रण को रोककर। तभी तो समाजवाद आएगा जब सब बराबर होंगे। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करती है समानता लाने की। या इसे अगर मैं आपसे चर्चा करूं, इसे और आसान शब्दों में डिफाइन करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चे, ये भी कह सकते हैं कि मजदूर एवं वंचित वर्ग का भी कल्याण हो। यहां पर कहने का मतलब बच्चे इस धन के संकेंद्रण को रोकने से मतलब क्या है कि मजदूर तथा वंचित वर्ग, मजदूर तथा वंचित वर्ग का भी कल्याण हो, वंचित वर्ग का भी कल्याण हो, वंचित वर्ग का भी कल्याण हो, ठीक है, कल्याण हो। यह है समाजवादी शब्द। तो मैंने कहा समाजवाद का मतलब है सबका, सब में समान रूप से एक तरीके से सबका विकास करना, सब तक जो है मतलब एक तरीके से सबका कल्याण हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे कोई संभ्रांत वर्ग हो। और इसका तरीका क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह सवाल सीधे सीधे बन सकता है, भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है, ठीक है। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद करूंगा मेरे भाई, उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वाह, एक बच्चा कह रहा सर जी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा है नहीं, आपकी अभी दूसरी क्लास है ना, समझने में समय लगता है मित्र, ये गुस्सा नहीं है। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं। मैं कूटूंगा भी आपको, आपकी तो पकड़ के एक डिस्प्ले से निकाल के कूटूंगा भी तो तुम्हें, शैतानी करोगे तो, ठीक है, ये प्यार है, समझे। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगले शब्द की तरफ। इतनी बात आपने यहां पर देख ली हो तो दोस्त अगला शब्द देखें भैया, अगला शब्द देखिए मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, हाँ भैया बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलो अब अगला शब्द, तीसरा शब्द आप यहां पर देखेंगे कौन सा, जिसे आप बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसे आप बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या बोलते हैं भैया, इसे आप बोलेंगे पंथ निरपेक्ष, आप इसे बोलेंगे ना पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष। इसे आप बोलेंगे बच्चे कौन सा, डेमोक्रेटिक। इसे आप बोलते हैं बच्चे, इसे आप बोलेंगे डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पॉलिटी को मेरे ऊपर छोड़ दो, बस पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो होता है ना, मेरे हमेशा से कहना, समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, आपको पॉलिटी से प्यार ना हो जाए तो बताना, सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ये वादा है। बस फोकस करना है समझने पे, है ना, फोकस करना है समझने पे, है ना, फालतू की चीजों पे नहीं, पढ़ाई पे फोकस रहेगा, यह विश्वास आपसे आपके ऊपर, आपको पॉलिटी से प्यार हो जाएगा। अब पंथ निरपेक्ष क्या लिख दिया मैंने, ये है ना, ये डेमोक्रेटिक क्यों लिख दिया मैंने, कमाल, मेरे मुंह से निकल गया भैया। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, दिमाग कहां पे चल रहा था मेरा, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। अच्छा आपने मेरे भाई, आपने एक शब्द सुना होगा धर्मनिरपेक्ष, है ना, आपने एक शब्द सुना होगा मेरे भाई, कौन सा, धर्मनिरपेक्ष। तो अगर मैं आपसे धर्मनिरपेक्ष को लेकर आपसे बात करूं, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लेकिन हमारी संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया, धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं, इस बारे में भी आपको पता हो, ठीक है भैया। तो जैसे अगर मैं बात करूं धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, कि इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, है ना, समझ रहे मेरे भाई। यहां पर सिंपल सा मतलब है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं बच्चे, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, सबसे पहली बात पंथ निरपेक्ष में आपको कुछ एक बातें लिखनी है। जैसे कोई नो नेशनल रिलीजन, आप याद रखिएगा, नो नेशनल रिलीजन,
नो नेशनल, अभी आपको अंतर समझाऊंगा पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है। नो नेशनल रिलीजन, सबसे पहली बात आप यहां पर याद रखेंगे, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। नो नेशनल रिलीजन ऑफ नेशन, ऑफ नेशन आप याद रखेंगे, ऑफ नेशन मतलब याद रखेंगे कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म मेरे भाई यहां पर नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखनी है कि कोई नेशनल रिलीजन आपका यहां पर कम से कम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर शर्त यह भी है कि अगर राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है तो क्या यहां पर सतीश ठाकुर का, काजल का, मान लेते कृष्णा शर्मा का, या मान लेते कार्तिकेय मिश्रा का, या मान लेते बच्चे रेखा चौहान का, इनका भी अपना धर्म नहीं होगा क्या श्वेता भारती का भी अपना धर्म नहीं होगा क्या? सर्वेश का अपना धर्म नहीं होगा क्या? मनीष सिंह का अपना धर्म नहीं होगा क्या? आप में से बच्चे बाकी जो बच्चे हैं, नाम जितने नाम मैंने लिए, इसके अलावा जो बाकी बच्चे क्या उनका भी कोई धर्म नहीं होगा? तो मेरे बच्चे आप यहां पर याद रखना, यहां पर है देश का धर्म नहीं है, देश कह रहा मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन नागरिकों को अपना धर्म हो सकता है। सिटीजन्स हैव राइट टू चूज देयर ओन रिलीजन, या सिटीजन्स कैन मे एडॉप्ट देयर ओन रिलीजन। नागरिकों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। आप यहां पर कैसे, अरे क्या हो गया भैया, आप यहां पर कैसे, नागरिकों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को, है ना, अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। अपना धर्म, नागरिकों को अपना धर्म, सिटीजन्स में एडॉप्ट देयर ओन रिलीजन, या नागरिकों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है ना, चुनने की स्वतंत्रता है। इस बारे में भी आपको यहां से पता होना चाहिए कि नागरिक चाहे तो अपना कोई धर्म यहां पर चुन सकते हैं। सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी, इक्वल प्रेफरेंस फॉर ऑल द रिलीजन। आप याद रखेंगे सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी, समान वरीयता दी जाएगी, समान वरीयता दी जाएगी, समान वरीयता दी जाएगी, या आप इसे बोलेंगे इक्वल प्रेफरेंस फॉर ऑल द रिलीजन्स, इक्वल प्रेफरेंस फॉर ऑल द रिलीजन। समझे भैया? सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी। अब यहां तक तो धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष दोनों ठीक है, दोनों बराबर है, लेकिन अंतर भी तो है। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में क्या अंतर है वो भी तो देखेंगे भाई, वो भी तो देखेंगे मेरे बच्चे। तो दरअसल है क्या, देखो धर्म में केवल सारे धर्म आते हैं। धर्म मतलब पंथ क्या होता है, धर्म के अंदर भी कई सारे पंथ होते हैं, है ना, मतलब डिवीजन ऑफ रिलीजन को पंथ बोलते हैं। डिवीजन ऑफ रिलीजन जैसे इस्लाम में होते हैं शिया, सुन्नी, देलवी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, बहुत सारे होते हैं। जैसे आपके जैनिज्म में, बुद्धिज्म में देखेंगे हीनयान, महायान, दिगंबर, श्वेतांबर, ये आपको मिलते हैं। हिंदुइज्म में भी आपको कुछ डिवीजन मिलते हैं, है ना, आपके शैव मिल जाते हैं, वैष्णव मिल जाते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चे आपको लिंगायत वगैरह ऐसे बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि राम को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले, जैसे मेरे घर पे हमेशा हनुमान जी की पूजा होती है। क्यों होती है मेरे घर वालों को भी नहीं पता, वो कह रहे हैं जी पहले से ही होती है ना, पहले से ही होती है जी, ठीक है, समझे भैया? तो यहां पर याद रखेंगे सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी, समान वरीयता दी जाएगी। और यहां पर याद रखना बच्चे, जो मतलब जो उसके अंदर डिवीजन है, तो धर्म के अंदर किसी विशेष पंथ को भी वरीयता नहीं दी जाएगी। याद रखना, यहां पर बोलेंगे कि धर्म के अंदर किसी विशेष पंथ को मेरे भाई याद रखेंगे, किसी विशेष पंथ को भी वरीयता नहीं दी जाएगी, वरीयता नहीं दी जाएगी, है ना, समझे भैया? जैसे मान लेते हैं योगी जी आज घोषणा कर दें, योगी जी कहें भैया जितने भी हनुमान जी को मानने वाले हैं सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अच्छा, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, सलाम मतलब सबको सरकारी नौकरी मिलेगी हनुमान जी को मानने वाले को। अब यहां पर मान लेते हैं बच्चे, तो क्या किसी एक धर्म को बढ़ावा दे योगी जी ने? आरती कहेंगे हाँ गुरुजी हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई अब आप तो कह रहे हो जी हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे सर मैं तो सर जो है भगवान राम को मानता हूं, मुझे तो नौकरी नहीं मिली। आराध्या करी अरे सर ये तो गलत बात है, मैं तो महाकाल को मानती हूँ, शिव जी को मानती हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो हिंदू धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? यही एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया ऐसा कह के, उन्होंने इस धर्म के अंदर किसी विशेष पंथ को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब किस में होगा, है ना, बिटवीन डिवीजन ऑफ रिलीजन, रिलीजन के अंदर जो डिवीजन उसमें भी आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो यह है आपका पंथ निरपेक्ष, यह है आपका पंथ निरपेक्ष। उम्मीद करता हूं ये बात आप यहां पर समझ गए होंगे। तो भैया सीधी सी बात है ये, है ना, सीधी सी बात है ये। इसके आगे चर्चा करूंगा भैया नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी मेरी यूट्यूब पर क्लास है तो मुझे ये क्लास छोड़नी होगी अभी यहीं पर, है ना। सर जी लिख ले, हैं क्या बात कर रहे हो? कूट दूंगा बहुत तेज, समय टाइम से लिखते रहा करो, साथ के साथ स्पीड बढ़ानी अपनी, ठीक है? तो यूट्यूब पर क्लास अभी 10 बजे मेरी, जिसमें यूपी पुलिस के लिए जीके जैसे पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो सब सकते हैं। उसमें आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सब स्टैटिक सब मिक्स करके क्वेश्चंस कराता हूं यूट्यूब पे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक। आप सबको बहुत सारा प्यार।